राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। अरे माँ, जरा संभल कर, क्या हुआ आपको? चक्कर आ रहा था। अरे जे क्या, आपका चेहरा इतना लाल क्यों लग रहा है और आपका शरीर भी तप रहा है। कहाँ थी आप? पूरे घर में मैंने आपको ढूंढ लिया पर मुझे आप कहीं नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि बाबूजी के कमरे में होंगी, पर बाबूजी तो सो रहे हैं। इतनी गर्मी में आप ऊपर से क्यों आ रही हैं? हे भगवान, आपके पैरों में तो छाले पड़ गए हैं। इधर आकर बैठिए, मैं आपके पैरों के लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। अपनी माँ सुषमा जी को बिठाते हुए रोहन बोला। सुषमा जी सत की तरफ इशारा करते हुए बोली, बेटा गेहूँ सूखने के लिए डाला है। रोहन रसोई में पानी लाने गया, तभी कमरे से उनकी बहू कीर्ति आई। जे देखो कि 2 घंटे छत पर बैठी नहीं कि गर्मी लगने लगी और आ गई नीचे। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब तक गेहूं पूरी तरह सूख ना जाए आप नीचे मत आना। फिर क्यों आई नीचे? रोहन ने ठंडा पानी नीचे रखा और कीर्ति को जोरदार तमाचा मारा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? और तुमने इन्हें गेहूं सुखाने के लिए छत पर भेजा और खुद यहाँ कमरे में कूलर की हवा खा रही हो। अरे तुम औरत हो जा जलाद। जे कूलर क्या तुम्हारे बाप ने खरीदी थी? भूलो मत, इस घर की एक एक चीज पर मेरे माँ बाप का अधिकार है। कीर्ति बोली, आप कब आए? आप तो हमेशा देरी से आते हैं। ऐ जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने माँ जी को नहीं भेजा था। वो तो उन्होंने ही कहा था कि गेहूं को धोकर सुखा देते हैं। क्यों माँ जी, आप कुछ कहती क्यों नहीं हैं? सुषमा जी चुपचाप बहू को देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि जब उन्होंने बहू से कहा था कि ये गेहूं धुला हुआ है तो कीर्ति ने कहा, नहीं, इसे दोबारा से धोकर सुखाना है वरना आपको खाने को रोटी नहीं मिलेगी। सुषमा जी चुप हो गई, कहीं उनके कुछ कहने से बेटे बहू का झगड़ा ना बढ़ जाए। सुषमा जी बोली, छोड़ बेटा, दफ्तर से आने के बाद नाराज नहीं हुआ करते। जो भी नाराजगी हो उसे चौखट के बाहर ही छोड़कर आना चाहिए। रोहन कीर्ति से बोला, सीखो मेरी माँ से, तुम्हारी गलतियों पर भी पर्दा डाल रही है। कीर्ति नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। रोहन ने माँ के पैरों को ठंडे पानी में रखा और बोला, माँ, गलत बात को सहना भी गलती होती है। आपसे कितनी बार कहा है, जो काम आपको पसंद नहीं वो मत किया करो। आप जानती हैं बाबूजी को अगर ये बात पता चले तो वो कितना नाराज होकर गांव जाने की जिद करेंगे। आप लोग गांव में रहेंगे तो मुझे भी परेशानी होगी। बार बार मैं वहाँ आना जाना नहीं कर सकता, ना ही आपकी देखभाल कर पाऊंगा। ठीक है माँ, आप आराम कीजिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। कमरे में कीर्ति मुंह फुलाकर बैठी थी। रोहन बोला, मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता था पर तुमने मुझे मजबूर किया। कीर्ति बोली, हाँ हाँ, आपको अपनी नकली माँ की बहुत चिंता है पर असली पत्नी की नहीं। तभी तो उनके सामने आपने मेरा अपमान किया। रोहन बोला, बोलते समय एक बार नहीं सोचती हो? क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? और क्या बोल रही हो? सोचो, अगर तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा भाई और उसकी पत्नी ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? कीर्ति बोली, आप यह भूल रहे हो कि यह आपकी सगी माँ नहीं है। रोहन हैरान होकर कीर्ति को देखने लगा। कीर्ति बोली, मुझे सारी सच्चाई पता है। जिसे आप मामा कहते थकते नहीं हैं, उन्होंने ही 6 महीने पहले अस्पताल में मुझे सब कुछ बताया था जब आपका पैर टूटा था। रोहन बोला, अरे पगली, माँ तो माँ होती है, चाहे वो सगी हो चाहे पालने वाली। मैं कैसे भूल सकता हूँ वो दिन? शायद तुम भूल रही हो तो तुम्हें मैं याद दिला दूँ। आज अगर मैं तुम्हारे सामने जीता जागता खड़ा हूँ तो अपनी इसी माँ बाबूजी की बदौलत। रोहन पुरानी यादों में खो गया।
जब वह अपने माता पिता के साथ एक बस से तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। बस ड्राइवर की गलती की वजह से बस पुल से नीचे गिर गई थी। कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें से रोहन के सगे माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी। वही सुषमा जी और उनके पति महेश बाबू घायल बैठे थे। उन्होंने उस वक्त रोहन को कलेजे से लगाया था। सफर में रोहन के माता पिता से सुषमा जी और महेश बाबू की जान पहचान हुई और बातों बातों में उन्होंने अपने घर और रिश्तेदारों के बारे में बताया था और कहा था कि जब भी आप हरिद्वार आए तो हमसे ज़रूर मिलिएगा। यह कहकर उन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया था। महेश बाबू ने तुरंत फ़ोन लगाकर घटना की जानकारी उनके परिवार वालों को दी, पर पैसे के लोभ में रिश्तेदारों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। जब रोहन के बारे में सुषमा जी ने उनकी चाची को बताया तो उसकी चाची बोली, अब तो उसके माँ बाप है नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। बेहतर होगा आप उसे किसी अनाथालय में छोड़ दें। यह सुनकर सुषमा जी का कलेजा मुंह को आ गया था, क्योंकि वह अब तक ईश्वर जी के सामने औलाद के लिए झोली फैला रही थी। महेश बाबू बोले, सुषमा, हो सकता है भगवान ने तुम्हें इसी रूप में औलाद देने की सोची होगी। ऐसे रिश्तेदारों के पास इस बच्चे को दोगी जो माँ बाप के गुजरते ही इसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तुम अपनी ममता की साया इस पर डाल दो तो इसका जीवन संवर जाएगा। और वो दिन और आज का दिन रोहन ने उनसे कभी भी अपने माता पिता के बारे में पूछा ही नहीं, जबकि उन्होंने वक्त रहते रोहन को सारी सच्चाई बता दी थी। समय गुजरता गया। सुषमा जी ने करीब 2 साल के बाद एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। रोहन उसे जी जान से प्यार करता था, पर सुषमा जी अपनी बेटी नब्या से ज़्यादा रोहन से ज़्यादा प्यार करती थी। जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े हुए उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा होता गया। नब्या को जब उसके और रोहन के रिश्ते के बारे में पता चला तो उसके मन में रोहन के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ गया, क्योंकि वो जानती थी कि एक सगा बेटा जितनी उनकी खुशियों की चिंता करता, रोहन उससे ज़्यादा अपने परिवार के लिए सोचता और करता है। धीरे धीरे रोहन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सबने शादी के लिए जोर जबरदस्ती की, पर रोहन ने कहा, जब तक मैं अपने बड़े भाई होने की जिम्मेदारी पूरी न कर लूं, मैं अपनी खुशियों के बारे में सोच भी नहीं सकता। रोहन ने अपनी ही कंपनी में अपनी ही एक जूनियर पवन नाम के लड़के से नब्या की शादी करवाई। पवन और उसका परिवार बहुत अच्छे थे। नब्या अपने परिवार में बहुत खुश थी। उसके ससुराल वाले भी रोहन की बहुत इज्जत करते थे। समय बीता। 1 साल बाद सुषमा जी ने कहा, बेटा, अब तो तू बड़ा भाई होने की जिम्मेदारी भी पूरी कर ली, अब तो मेरे लिए बहू ला दे। रोहन ने सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दिया। पड़ोस में ही आशा जी रहती थी, जिनकी नज़र शुरू से ही हट्टे खट्टे रोहन पर थी, क्योंकि वो सब सच्चाई जानती थी। उन्होंने सीधी सादी सुषमा जी को अपने झांसे में लिया और अपनी बेटी कीर्ति का रिश्ता रोहन से कर दिया। कुछ वक्त बाद शहर की कुछ दूरी पर रोहन का दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र हो गया। सब जानते थे रोहन माता पिता से अलग होकर नहीं रहेगा, पर आने जाने में रोहन को बहुत तकलीफ हो रही थी। यह देखकर माता पिता ने कहा, थोड़ी ही दूरी पर तो हैं, हफ्ते में 1-2 दिन आ जाया करना। तुम अपने लिए वहीं एक छोटा सा मकान ले लो। आखिर कब तक सिर्फ हमारी खुशियों के बारे में ही सोचते रहोगे। माँ ने भी रोहन को समझाया। रोहन ने एक घर ले लिया, जिसमें पिता ने पूरा संजोग दिया। आखिर उनका सब कुछ रोहन का ही तो था। कंपनी में काम ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण करीब 1.5 महीने से रोहन अपने माता पिता से मिलने नहीं जा सका था। इधर महेश बाबू की तबीयत बिगड़ गई थी। वो बार बार रोहन को आने के लिए कह रहे थे। जब भी रोहन वहाँ जाने की सोचता तो कीर्ति कहती
क्यों अपनी छुट्टी बर्बाद कर रहे हैं? बची रहेंगी तो आप उसे बेच भी सकते हैं। लोग 6 महीने में अपने घर जाते हैं, आपको तो 1.5 ही महीना हुआ है और फिर बाबूजी को बस बुखार ही तो हुआ है, इतना क्यों घबराते हैं? रोहन बोला, मैं भी छुट्टियां बचाने की सोच रहा था, पर बाबूजी को शायद मेरी ज़रूरत होगी। कीर्ति बोली, मैंने माजी से बात की थी, बस बुखार ही तो है, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर अगले महीने दिवाली आ रही है तो इकट्ठे दिवाली पर चलेंगे। बार बार आने जाने में या तो किराया और या फिर गाड़ी का पेट्रोल लगता है, इतना पैसा खर्च करने में कोई समझदारी नहीं है। एक रोज सुषमा जी का फोन आया। उन्होंने पहली बार रोहन को डांटा और बोली, तेरे बाबूजी की इतनी तबीयत खराब है और तुझे वक्त नहीं कि तू उसे आकर देख ले। वो बहुत नाराज हैं, कह रहे थे आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। उसी दिन ऑफिस में जाते समय रोहन की गाड़ी का एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर टूट गया। फिर उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। फोन पर सबसे आखिरी नंबर सुषमा जी का था, तो देखने वालों ने सबसे पहले सुषमा जी को खबर कर दी। घंटे 2 घंटे में सुषमा जी और महेश बाबू अस्पताल पहुंच गए। जब रोहन की आंख खुली तो पिता सामने थे, बीमारी की वजह से बहुत कमजोर परंतु बहुत दृढ़ लग रहे थे। रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए अपने बेटे को बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना। तुम्हारे पास किसी भी परेशानी को तुम्हारे पास आने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। वहीं खड़ी कीर्ति रोए जा रही थी। सुषमा जी बोली, बहू रोती क्यों हो? हम हैं ना, हमारे रहते हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा और देखना महीने भर में उसे वैसे ही चलता फिरता और हट्टा खट्टा बना दूंगी। अस्पताल में आशा जी भी आई थी। उन्होंने धीरे से कीर्ति जी के कान में कहा, अब क्या ये लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे? कितनी मुश्किल से इनसे पीछा छूटा था। कीर्ति बोली, माँ अभी रोहन की देखभाल करने के लिए हमें किसी नर्स को रखना पड़ेगा या फिर मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तो है माँ और बाबूजी रहेंगे तो वो भी खर्चा बच जाएगा। कुछ रोज बाद रोहन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सुषमा जी जान लगाकर बेटे की देखभाल कर रही थी, तब उसे फल काट कर खिला रहे थे। रोहन की आंख में आंसू आ गए और वो बोला, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, जब आपकी तबीयत खराब थी तो मैं आपके पास ना आ सका, शायद मैं स्वार्थी हो गया था। पिता ने बेटे के मुंह पर उंगली रखी और बोले, बिल्कुल चुप, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अगर तुम स्वार्थी हुए भी तो उस गलती से तुमने सीखा भी है। अब तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ ताकि हम भी वापस घर जा सकें। रोहन बोला, माँ देखो ना, बाबूजी क्या कह रहे हैं, या तो आप लोग मेरे साथ रहोगे या फिर मैं ये नौकरी छोड़कर आप लोगों के साथ रहूँगा। माँ आप क्या चाहती हैं कि मुझे दोबारा चोट लगे? सुषमा जी बोली, चोट लगे तुम्हारे दुश्मन को? सुनो जी, अब मैं अपने बेटे से दूर नहीं रहूंगी और खुशियां तो वही होती हैं जहां अपने होते हैं। सही तो कह रहा है, हम सब एक साथ रहेंगे और जब जब इसके दफ्तर में और बच्चों के स्कूल में छुट्टी होगी तो हम लोग उस घर में जाएंगे, फिर तो ठीक है। रोहन खुश हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। आशा जी का आना जाना लगा रहता था। वो कीर्ति के कान भरती रहती थी और अपने घर के लिए भी अनाज पानी बेटी के घर से लेकर जाती थी। धीरे धीरे कीर्ति और सुषमा जी के रिश्ते में खटास आने लगी। अब घर के काम भी कीर्ति सुषमा जी से करवाने लगी। जब भी गांव से अनाज आता, आशा जी हाजिर हो जाती और सुषमा जी की वजह से घर कभी वो ज़्यादा कुछ नहीं ले जा पाती तो कीर्ति उनसे गेहूं दलवाती और धूप में सुखवाती थी। तभी उधर से सुषमा जी की आवाज़ आई, मेरे बच्चे अब मैं ठीक हूँ।
अचानक रोहन अपनी पुरानी यादों से लौटा और बोला, माँ दिखाओ मुझे, पैर ठीक हो गया। सुषमा जी बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बात कहूँ, हमारे आ जाने से बहू की जिम्मेदारियाँ भी तो बढ़ गई हैं। वो तो बेचारी परेशान हो जाती है। तुम अगर मेरी वजह से बहू से लड़ोगे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। तभी उधर से आशा जी आई और बोली, दामाद जी सुषमा बहन सही तो कह रही हैं। आखिर बेटे के घर में कितने दिन बोझ बनकर रहेंगी। अपने घर की देखभाल भी तो इन्हें करनी है और आपको पाल पोस कर जितना खर्चा इन्होंने किया है उससे ज़्यादा पैसा तो वसूल भी किया है। अपनी सास की बात सुनकर रोहन को बहुत गुस्सा आया और बोला, इनका तो मुझ पर एहसान है, आपका क्या है जो आप आए दिन हमारे घर पर चली आती हैं। अगर आप मेरी पत्नी की माँ नहीं होती तब मैं आपको अच्छे से जवाब देता। आपको यह बात समझ में नहीं आती कि दूसरों के घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। आशा जी बेटी से बोली, सुन रही है कीर्ति, दामाद जी मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। रोहन बोला, सुनो कीर्ति, अगर तुम्हें मेरे माता पिता के रहने से कोई तकलीफ है तो तुम भी अपना सामान उठाओ और अपनी माँ के साथ चली जाओ। जितना तुम मायके नहीं जाती हो उससे ज़्यादा तो तुम्हारी माँ जहाँ आती है। ये मत समझना कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे सब खबर है। याद रखिए सासू माँ, ये मेरा और मेरे माता पिता का घर है तो बीच में मैं दूसरों की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। कीर्ति की माँ बोली, हमने भी बेटी कोई खैरात में नहीं दी है। रोहन बोले, तो ले जाइए ना, जितना खर्चा किया उससे ज़्यादा दे चुका हूँ। सुषमा जी बोली, बेटा ये क्या कह रहे हो, अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं, सास माँ के समान होती है। रोहन बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा और मैं अपनी पत्नी से जब तक बात करूं तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। कीर्ति तुम मेरे साथ इस घर में रहना चाहती हो कि नहीं? मैंने विवाह की पहली रात ही तुम्हें कह दिया था कि मेरी खुशियाँ मेरे परिवार और अपनों से हैं। तुमने मुझे बहुत भटकाने की कोशिश की, वो तो अच्छा है उस ईश्वर का जिन्होंने मुझे चोट देकर मेरी गलती का एहसास करवाया। अब तुम्हारा इस घर में समय समाप्त होता है। रोहन ने कीर्ति का सामान एक बैग में डाला और अपनी सास के हाथों में देते हुए बोले, बेटी को भी ले जाइए। हाँ मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठा लूँगा, पर अब आप इसे लेकर ही जाइए। आशा जी बोली, अरे ऐसे कैसे ले जाऊंगी, कितनी मुश्किलों से इसकी शादी हुई थी, अब फिर से मैं इसका बोझ नहीं उठाऊंगी। वो तो अनाज पानी जहाँ से मिल जाता था तो हमारा फायदा होता था, अब इसे ले जाकर क्या मैं अपने खर्चे बढ़ाऊंगी। इतना कहकर वो कीर्ति का बैग वहीं नीचे पटक कर चलती बनी। अपनी माँ की बातें सुनकर कीर्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ जिस माँ ने आज तक उसे अपने परिवार के खिलाफ किया वही उसके साथ खड़ी नहीं है। उसने सुषमा जी के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी माँ के बहकावे में मैं आ गई, वरना आपके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। मैं ऐसा क्या करूं जो आप मुझे माफ़ कर दें। रोहन कहिए ना माँ जी से मुझे माफ़ कर दें। सुषमा जी ने कीर्ति को पकड़कर उठाया और बोली, बहू सुबह का भूला जब शाम को घर आए उसे भूला नहीं कहते हैं। मेरे लिए जैसा मेरा रोहन वैसे ही तुम हो। सुषमा जी ने कीर्ति को इतना प्यार दिया कि उसे एहसास हुआ कि आज तक वो अपनी माँ के कहने पर किस प्यार से वंचित हो रही थी। आशा जी ने दोबारा फिर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की, पर कीर्ति ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि आप लड़की की माँ हैं, दूरी बनाए रखिए, इसी में आपकी बेटी की भलाई है। कीर्ति अब सबका ध्यान रखती थी और सास ससुर भी उस पर अपना प्यार लुटाते थे। बच्चों के साथ सुषमा जी और महेश बाबू खुशी खुशी रहने लगे।
आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।